सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आप लोगों ने अपने एक फैमिली और रिश्तेदारों की लोगों को जोड़ करके और पूरे सिस्टम पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पे जो चर्चा है कि जो वित्तीय अनियमितता और जो प्रेसिडेंट को लेकर के नोट शीट वगैरह जो भी जो कायदे कानून है अपनाने चाहिए थे, वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं अपनाए और कोई फॉर्मेलिटी न करके सब अपनी मनमर्जी से अनियमितता बरतते हुए काम किए। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जोधपुर में जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में आए हुए हैं और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और मौलाना आज़ाद स्कूल और ये तमाम तर इदारे हैं और इन इदारों की जो सोसाइटी है मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसके कुछ मुद्दों को लेकर के जो कोर्ट में भी मामले गए हैं और रिसीवर भी अपॉइंट हुए हैं, तो हम इन तमाम मुद्दों को कवर करने के लिए जोधपुर आए हुए हैं। और ये जो अभी हम जो खड़े हैं ये मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, ये इसका जो मेन कैंपस है उसके अंदर है। और आप ये जो तमाम तरह इसके अंदर जो वीडियो हैं अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो बाहर जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो इलाका है, जो बाहर से बिल्डिंगें हैं और ये जो पीछे की ज़मीनें हैं और जो नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो नया कंस्ट्रक्शन है वो है और आगे तक ये ज़मीनें हैं। ये ज़मीन है टोटल की टोटल जो करीब 170 बीघा ज़मीन बताई जा रही है। एक विशाल कैंपस है, इसमें कई ब्लॉक बन चुके हैं और काफ़ी बड़ी ज़मीन है वो खाली भी है। यानी एक तारीख़ी इदारा, एक बड़ा इदारा जोधपुर में जो डेवलप हुआ है और इन इदारों को डेवलप करने के लिए करीब 40-50 साल की जो कोशिशें हुई हैं, जिसके अंदर मौलाना आज़ाद स्कूल का जो पाल लिंक रोड पे जो करीब 13 बीघा का कैंपस है, जिसके अंदर कई इदारे चल रहे हैं, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, और ये जो जिस इदारे में हम खड़े हैं ये नया जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है जो उस इदारे से करीब 10-11 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जो तमाम तर जो विवाद चल रहे हैं, जो यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ के पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, उन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये हालात ऐसे क्यों बने, विवाद क्यों हुआ कि आप लोगों ने जो 40-50 साल की मेहनत से एक बड़ा इदारा खड़ा किया था, इसमें कई इदारे खड़े किए और ये एक मामूली स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक पहुँचे। उसके बाद में मामले कोर्ट कचहरी में गए, वहाँ रिसीवर अपॉइंट हुआ और तमाम तरह के जो विवाद हैं वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के पास बड़े ही बेहुदे अंदाज के अंदर प्रचारित और प्रसारित हो रहे हैं। उस तमाम चीज़ों को हम जानने के लिए यहाँ जोधपुर आए हुए हैं और यहाँ हम जिम्मेदारान से मिलेंगे और जो ख़ास तौर से जिनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो अतीक साहब हैं जो इसके फाउंडर में शामिल हैं और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के वो चेयरपर्सन हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अभी जो इसमें आप इसके अंदर दिखाएंगे कि ये जो मौलाना आज़ाद साहब हैं जो भारत के सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो मौलाना आज़ाद साहब, जो बहुत एक मशहूर फ्रीडम फाइटर रहे हैं और एक बहुत बड़े पत्रकार, राइटर और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के सबसे छोटी उम्र के करीब 32-33 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र आदमी हैं मौलाना आज़ाद साहब, जो इनकी यहाँ तस्वीर लगी हुई है और इनकी पैदाइश से लेकर तमाम तरह के इनके जो मुल्क की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए जो इनके कारनामे हैं वो तमाम तरह उनकी शाल हैं वो यहाँ तरतीब से लिखी हुई है। और इस कैंपस के अंदर जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बेहतरीन किस्म की जो बिल्डिंग है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है वो डेवलप हुई है। जो आप इसमें तमाम तरह जो बाहर का एरिया है और ये अंदर का एरिया है जो आप इसमें देख ही रहे हैं, और हम यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे और ओल्ड कैंपस है उसके अंदर भी हम जाने की कोशिश करेंगे। तमाम तरह विवाद को जानने की कोशिश की अधिकृत रूप से ऑफिशियल तौर पर यहाँ के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी जितने भी जिम्मेदार हैं वो इस बात को बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है, विवाद की जड़ क्या है, विवाद क्यों हुआ, क्यों मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने जो रिसीवर अपॉइंट कर दिया तो वो रिसीवर है वो स्कूल तक ही महदूद है या रिसीवर है वो यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंट हुआ है। ये तमाम तरह जो वित्तीय अनियमितता और बेहुदे इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे लगाए जा रहे हैं और तमाम तरह इन इदारों को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या रियल में यहाँ कोई बड़ी अनियमितता है, ये तमाम तरह चीज़ें हम जानने के लिए यहाँ जोधपुर आए हुए हैं। और अभी हम जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है उसके जो चेयरपर्सन हैं अतीक साहब,
उनसे हम बात करेंगे। उसके बाद में हम और जिम्मेदारान से भी मिलेंगे और जो भी इसके अंदर ऑन रिकॉर्ड अपनी बात कहने की कोशिश करेगा उसको हम कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करके इस पूरे एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो अब अतीक साहब से हम इसमें बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जिसके कुछ मुद्दों को लेकर के जो विवाद चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर के और कोर्ट के अंदर भी ये मामले गए हैं और इसी मुद्दे को हम कवर करने के लिए 2 दिन से यहाँ जोधपुर में हैं। और आज हम जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसके एडमिन ब्लॉक में जो इनके जो फाउंडर हैं इन तमाम संस्थाओं के जो उस टीम के, तो उसमें जो मोहम्मद अतीक साहब हैं और उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा विवाद क्या है और सबसे पहले इस इदारे की जो हिस्ट्री है उसके बारे में और उसके बाद में जो विवाद है उसके बारे में बात करेंगे। तो अतीक साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये जो आपकी सोसाइटी यूनिवर्सिटी जो खड़ी की है इसकी एक मुख्तसर सी आप हिस्ट्री बताइए। शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो है वो मेरे इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाए। खुश आमदेद। जहाँ तक मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तारीख़ का सवाल है तो इसकी तारीख़ अगर 2029 में जब हम पहुँचेंगे तो 100 साल हो चुके होंगे इसके क़याम को। तो सबसे पहले 1929 में उस वक्त के रूलर महाराजा उमेर सिंह जी ने मुसलमानों में तालीम को बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी का क़याम किया जिसका नाम रखा मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी। और उसके पहले जो है चेयरमैन जो बने वो उस ज़माने के एजुकेशन के सबसे बड़े आला अधिकारी थे, एंग्लो इंडियन। उनको उन्होंने उसका जो है वो चेयरमैन बनाया और सफ़र शुरू हुआ। फिर महाराजा साहब उसके बाद में जब जो है उम्मेद भवन की तामीर शुरू की तो उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर की कि मुसलमानों को एक हाई स्कूल के लेवल की एक बिल्डिंग बना करके दी जाए ताकि अपनी तालीम के सफ़र को जारी रख सकें, इनकी तालीम का पिछड़ापन दूर हो। 1936 में वो बिल्डिंग बन गई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब जब यहाँ से निकलें तो उस बिल्डिंग का भी जो है वो एक फ़ोटो लेकर ज़रूर जाएं। हेरिटेज बिल्डिंग है और वक्फ पे रजिस्टर्ड है। लेकिन 47 में जब तक वो हाई स्कूल चल रहा था हालात इतने ख़राब हुए कि मुसलमान उसको ऊपर अपना कब्ज़ा रख नहीं सके और वो गवर्नमेंट को चला गया। लेकिन मुसलमानों की जद्दोजहद जारी रही। 78 में जब भैरू सिंह शेखावत साहब चीफ मिनिस्टर थे तो ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ जो अभी मौजूदा कमला नेहरू नगर के अंदर जो है मौलाना आज़ाद स्कूल है। तकरीबन जो है 13 बीघा ज़मीन थी। उस पर तामीरी काम शुरू हुआ लेकिन रुक गया फ़ंड ना होने की वजह से। 1987 में हम जो है वो 6 दोस्तों ने इस बिल्डिंग को हमारे बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करके और टेक ओवर किया और उस पर हमने अपना काम शुरू किया। और थोड़ी सी मुद्दत में उस वक्त हमने तकरीबन 18 लाख रुपए जमा किए और स्कूल के ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग को पूरा करके तकिया चांदशाह में कुछ वक्फ प्रॉपर्टी जो पुरानी है उसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा के और उसको किराए पे दिया। 1988 में सेकेंडरी लेवल का स्कूल शुरू हुआ। शिवचरण माथुर साहब ने उसका इफ्तिताह किया। अशोक गहलोत साहब उनके साथ थे। उस वक्त जो है वो जो है पार्लियामेंट के मेंबर थे और साथ ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। और मौलाना आज़ाद के स्कूल का नाम भी जो है अशोक गहलोत साहब ने तजवीज़ किया था कि ये नाम हमें बहुत पे करेगा और ये सफ़र चलता रहा। फिर 1993 के अंदर हमारे यहाँ जो है IPS थे फ़िरोज़ ख़ान साहब IG, उनका इंतकाल हो चुका था। चूँकि वो भी सोसाइटी से जुड़े रहे थे तो फिर उनके नाम का एक फ़िरोज़ गर्ल्स सीनियर स्कूल शुरू हुआ जो अब सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। उसका इफ्तिताह आली जनाब भैरू सिंह शेखावत साहब जब वो चीफ मिनिस्टर थे 95 में उन्होंने किया था। सफ़र कारवां के तौर पर चलता रहा। 2002 के अंदर पहला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम हुआ। फिर 2007 के अंदर पहला जो है B.Ed कॉलेज हुआ। फिर नर्सिंग कॉलेज शुरू हुआ। फिर जो है 2010 में 9 में फिर एक जो है B.Ed कॉलेज हुआ। फिर 2012 के अंदर जो है फार्मेसी कॉलेज आया। ITI तो 2002 में शुरू हो ही चुका था। उसके अलावा 2013 के अंदर फिर यूनिवर्सिटी शुरू हुई और ये सफ़र इस तरह आगे शने शने बढ़ता रहा। और मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मुझ नाचीज़ को इस बात का अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया और ये चीज़ें एक के बाद एक बढ़ती गई।
मैं तो हमेशा इस अपने शुक्रगुजारी के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसमें कोई कमी रही है, गलती रही तो वो मेरा जो है एक तरह से कहीं ना कहीं फ़ैल कमज़ोर रहा होगा। लेकिन जितनी भी खैर बरकत है, जितनी भी आगे बढ़ी है, ये सिर्फ अल्लाह का फ़ज़ल और कमाल है। और उन्हीं की वजह से जो है आज जो है पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस इदारे का नाम मशहूर है। आज अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर 14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 800 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉई हैं और काम कर रहे हैं। 1.25 करोड़ के आसपास महीने की तनख्वाह होती है और ये रब का ही फजल है जिससे अपन इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, आपके जो आपने तकिया चांद शाह जो वक्फ जायदाद है उसको डेवलप किया और मौलाना आज़ाद स्कूल, फिर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, ये जो तीनों इदारे जो डेवलप किए, तो यहाँ जो तालीमी जो मामलों से जुड़े हुए टोटल कितने इदारे होंगे? ये इस वक्त जो है वो 30 इदारे हैं जो है वो मुख्तलिफ़ स्कूल, कॉलेजेस और सोशल वेलफेयर के इदारे हैं और एक उसके अंदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अपने जैसे आपने वहाँ का बताया पुराना कैंपस है जो स्कूल का, वो 13 बीघा बताया। यूनिवर्सिटी का कैंपस कितनी बीघा में है? यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस वक्त यूनिवर्सिटी के पास में 169 बीघा ज़मीन इस वक्त अपने पास है। तो ये जो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने सारा इसका बताया, इसकी तारीख भी बताई सोसाइटी की और यूनिवर्सिटी की, स्कूल की। सबसे बड़ी चीज़ कि आपके जो तमाम तर साथी थे जो आपके साथ काम किया शुरू से, मेरे ख्याल में करीब 40-45 साल हो गए होंगे आप लोगों को काम करते हुए, तो आज ये जो सारे हालात बने, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने फिर जिसमें रिसीवर वगैरह जो अपॉइंट किया है, तो ये हालात ऐसे क्यों बने? देखिए, हमारी उम्मत की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है कि हम किसी सिस्टम को जो है मानने को तैयार नहीं होते हैं। हम बहुत से इदारों को देखते हैं कि शख्सी इदारे हैं, चल रहे होते हैं, वहाँ हम जाके ये कहते हैं कि साहब ये किसी को साथ नहीं लेते हैं। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो साथ लेके चल रहे होते हैं तो वहाँ दूसरी तरह के मामला हो जाते हैं। हमारी दिक्कत ये, जिसको आपको महसूस करना चाहिए, पूरी मुस्लिम उम्मत की ये दिक्कत है कि इदारा साजी करते वक्त किन चीज़ों के लिए हमें कुर्बान रहने का जज्बा रहना चाहिए, किन चीज़ों के लिए हमें साथ रहने का जो है तरीक़ा होना चाहिए, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे में कोई अगर देखा जाए तो कोई वसी इख्तिलाफ़ नहीं है। अगर आप उसको महसूस करेंगे तो वो ज़्यादातर शख्सी इख्तिलाफ़ है, ज़ाती इख्तिलाफ़ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यह तो जगह ऐसी है जहाँ मिलजुल कर काम किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि 1987 में जब हमने सफ़र शुरू किया तो हम तकरीबन 6 जो दोस्त थे, जो सभी बिज़नेसमैन थे सिवाय एक आध को छोड़ करके जो नौकरी पेशा थे, लेकिन हमने मिल कर के इस सफ़र को शुरू किया था। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो उस साल हमें कामयाबी के तौर पर अल्लाह ने जो है उस ज़माने में 18 लाख रुपए का चंदा हमें करवा दिया था। तो ये अल्लाह का ही फ़ज़ल था। और ये आज वो तमाम तर दोस्त जो ज़मीन पे मौजूद हैं, वो तमाम तर दोस्त आपके ख़िलाफ़ हो गए या वो कोर्ट कचहरी का उन्होंने सहारा लिया, तो ये इसकी वजह क्या रही है? जो क्योंकि आपने एक 40-45 साल काम किया, वो दोस्त सारे के सारे एक तरह के आपके मुखालिफ क्यों हो गए? जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा तफसील से देता हूँ कि देखिए, होता ये है कि जब जो है आप साथ सफ़र शुरू करते हैं तो सब साथ होते हैं। मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि जैसे जो है वो हमारे नूर मोहम्मद साहब थे जो कोहिनूर सिनेमा के मालिक हैं। नो डाउट हमारे उस वक्त वो आगीवान और रहबर थे, मेरे तो दोस्त थे उससे पहले से। उन्होंने जो है वो जब फिरोज़ स्कूल बन गया और फिरोज़ और वो काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद में उन्होंने एक प्रैक्टिकल जो है एक वर्किंग थी वो सोसाइटी से एक तरह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो अपने कामों में लग गए। उसी तरह जो है वो डॉक्टर रब्बानी साहब थे, इसी तरह जो है हमारे शब्बीर भाईजान थे, इसी तरह जो है मतलब जो है वो हमारे इबादुल्लाह साहब थे, फजलुर रहमान साहब थे। ये सब लोग जो है मतलब ये कि हमारे साथ कुछ हद तक रहे और कुछ हद तक नहीं रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि शब्बीर भाईजान का मामला था। शब्बीर भाईजान मेरे साथ में उम्र के आखिरी दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रहे और मजबूती के साथ लगे रहे। इसी तरह हाजी इबादुल्लाह कुरैशी साहब हमारे सदर भी रहे, जैसे भाईजान सदर है वो भी मेरे साथ इसी तरह लगे रहे। लेकिन डॉक्टर रब्बानी साहब एक उम्र के स्टेज पर आकर के उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे जनरल सेक्रेटरी बना रहे हो तो मैं इस शर्त पे बनूंगा कि अतीक को आपको जनरल CEO बनाना पड़ेगा ताकि वो मेरे एब्सेंस में काम देखता रहे, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो सोसाइटी ने उसको मंजूर किया। इसी तरह सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में साथ थे। जैसे अजीज़ साहब 2012 में 2012 में जो है वो हमारे सदर बने और 6 साल तक सदर रहे। उसके बाद में हाजी इबादुल्लाह कुरैशी साहब से सदर बन गए। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है
कि चूँकि मैं बहुत एक्टिवली पार्ट रहा मेरा, दौड़ना भागना, कहीं भी आना जाना, हर तरह से इन्वॉल्वमेंट रहना, नए नए चाहे कॉलेजेस को लाना, नए नए काम को करना, तो उसकी वजह से एक नफ्सियाती तौर पर हमारे यहाँ माहौल बना कि यार अतीक कर रहा है ना, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह जो है हम आपस में मिलजुल कर के सब बैठते रहे, लेकिन जो है एक नफ्सियाती एक जो है मामला ऐसा डेवलप हुआ कि भाई अतीक के होते हुए जो है अब हमसे तो कोई जो है वो पूछते नहीं और हमसे जो है आना जाना भी नहीं होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सोसाइटी के नॉन एक्टिव लोगों में से हो गए कि मेंबर आ गए। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि हम 2021 तक ये सब लोग गवर्निंग काउंसिल के मेंबर रहे, हमारे सरपरस्त रहे, साथ रहे। और ख़ास बात यह है कि 35 साल तक मेरे किए हुए किसी काम को भी अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो एक पे भी एतराज़ नहीं हुआ, एक दफ़ा भी जो है किसी चीज़ पे ये नहीं कहा कि जो ये तूने गलत किया या सही किया। इसलिए ये नफ्सियाती अमल है और कुछ नहीं। ये जो आप जो बात बता रहे हैं अपनी जगह जो हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो इतना बड़ा इदारा है राजस्थान में, इससे बड़ा कोई इदारा नहीं है और ये कोई जोधपुर के मुसलमानों का और आप लोगों का ही अकेलों का नहीं है कि भाई कि आपका कोई जुड़ाव है। लोग एक उम्मीद भरी नज़र से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं कि जोधपुर में कुछ लोगों ने अपनी जद्दोजहद से इतना बड़ा इदारा खड़ा किया, इसमें कई इंस्टीट्यूट हैं, कई बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं, काफ़ी लोग रोज़गार लग गए और जैसा आप बता रहे हो 700-800 से ज़्यादा लोगों को आपने रोज़गार दे रखा है। लेकिन आप लोगों की ऐसे लग रहा है कि उनकी जो अना और आपसी जैसे लग रहा है कि ओहदों की भूख, जिम्मेदारियाँ, तू यहाँ कैसे बैठ गया, मैं यहाँ कैसे बैठ गया, तेरे को इतनी इज्जत कैसे मिली, मेरे को नहीं मिली, ये चीज़ें लेकर के जब सोशल मीडिया पे और आपस में जो बातें होती हैं तो ऐसे लगता है कि इस इदारे का बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हीं लोगों की तरफ से हो रहा है जिन लोगों ने इस इदारे को पैदा किया। ये क्या है? नहीं, इसको आप इस तरह से सही लें। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए सब लोग जो है वो आज भी है आते हैं, जैसे फजलुर रहमान साहब, शौकत अंसारी साहब, है ना, अजीज़ भाई तारा बीड़ी वाले, हाँ, हारून साहब, नूर मोहम्मद जी, बड़ी लोग हैं। चूँकि इबादुल्ला साहब और जो है भाईजान इस दुनिया में नहीं है, ये मेरे ख़ास लोगों में से रहे। डॉक्टर रब्बानी साहब, आप बराए करम इनसे पूछिए कि अपन ने कभी भी किसी इदारा साजी में जो है कि कोई नया इदारा खड़ा किया, कोई किसी काम को आगे बढ़ाया, तो आपको वहाँ से जो है सीधा सीधा जवाब मिलेगा कि उनकी तरफ से कभी भी किसी इदारा साजी में या किसी इदारे को बढ़ाने में या किसी इदारे को कायम करने में कोई रोल नहीं रहा। ये रोल था सामूहिक अतीक के साथ। ये लोग मजबूती से मेरी पुश्त पे खड़े रहते थे और मैं आराम से हर काम को कर लेता था, मेरे को अंजाम देने में कभी भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो नफ्सियाती अमल, मैंने कहा ना कि हम सिस्टम को नहीं मानते हैं। अब जैसे 2021 का जो चुनाव हुआ, हमने यही कहा कि भाई जिस तरह पहले चुनाव होते रहे, हम मिल करके सिलेक्शन कर लें और अपनी गवर्निंग काउंसिल बना लें। कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि हमें मंजूर नहीं है, हम तो चुनाव लड़ेंगे। उनको एतमाद था कि भाई अच्छी बात है। तो मैं आपसे वल्लाह ये बात जो है कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके, कि इन सब दोस्तों ने पूरे शहर में मेरे ख़िलाफ़ पूरा माहौल बनाया, चुनाव लड़ा, और मैं और मेरे साथी कभी भी किसी भी घर पे जा कर के किसी शख्स को फ़ोन करके भी नहीं कहा कि हमें वोट दो। अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 21 मेंबर जो चुने जाते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 16 मेंबर चुने गए। उनमें वो सारे लोग जो है चुनाव हार गए। तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया, उसके बावजूद भी मैंने कहा बिठा के कोशिश की कि उस बात को, पुरानी बात को भुला दो और आपस मिल के बैठ के बात कर लो, अपन छोड़ो इस बात को। लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने उसको जो है अपनी हार को एक तरह से जो है वो उस लेवल पे ले आए कि अतीक की मुखालिफत में इस हद तक चले गए कि 6 महीने बाद मुकदमा और कर दिया। तो जात बुनियादी बात यह है कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, जो भाई जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हो, जो आपके पुराने साथी हैं, वही इस चीज़ों के जो कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को कोर्ट जाने के लिए मजबूर किया या हमें कहा गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कोर्ट चले जाओ, और फिर हम कोर्ट गए। और दूसरी चीज़ें ये है कि जो चुनाव वगैरह की जो भी प्रक्रिया शुरू की गई मेंबरशिप की, तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आप लोगों ने अपने एक फैमिली और रिश्तेदारों की एक लोगों को जोड़ करके और पूरे सिस्टम पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया। ये जो इल्ज़ाम है इसकी सच्चाई क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर हमने कब्ज़ा कर लिया या नहीं किया। देखिए 2021 से पहले तक सब शामिल थे। 1996 में नया जो है दस्तूर बनाया गया, सब शामिल थे।
शौकत अंसारी साहब शामिल थे। अब अगर अपन इसी तरह से सुने कि फैमिली के मेंबर थे, तो शौकत साहब, उनके 2 बेटे, उनका भाई सोसाइटी के मेंबर हैं। फजलुर रहमान साहब, उनके 4 बेटे, उनका दामाद सोसाइटी के मेंबर है। डॉक्टर रब्बानी साहब, उनके 2 बेटे, उनका दामाद और उनका भतीजा सोसाइटी का मेंबर है। जब ये बात कहाँ चली जाएगी? नहीं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लोगों की जो टीम थी, उन्होंने जोधपुर में किसी दूसरे आदमी को इतना काबिल नहीं माना, बनस्पत अपने बहू, बेटे, पोते, नवासी, भाई, भाई के बेटे, इन्हीं को ज़्यादा मतलब तरजीह दी, और दूसरे जो काबिल लोग इस इलाके के थे उनको ऐसी जगह देने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोसाइटी हमेशा ये बात मान के चली है, या ट्रस्ट जो भी होते हैं वो नज़दीक तरीन लोगों से शुरू होते हैं, बाद में उनका फैलाव होता है। अब हमारे पास में 251 मेंबर थे, तो ये सब तो हम घर के नहीं हो गए। मेरे घर के भी मेरे 2 बेटे मेंबर हैं, इसमें मैं कोई इंकार नहीं करता हूँ। भाईजान के घर के लोग भी मेंबर हैं, उससे कोई इंकार नहीं। लेकिन इन सब को मिला करके ये सब मेंबर तो 70 ही होंगे ना। तो 251 जो मेंबर थे वो कहाँ से गए? वो तो सारे शहर के लोग ही हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि वो मेंबर हैं? सभी मेंबर हैं। अब एक जो बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आप लोगों ने जो भी पूरा कंस्ट्रक्शन किया या जो भी ख़रीदारी परचेजिंग जो की स्कूल को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके, तो यहाँ किसी काम के लिए कोई नोट शीट वगैरह, कोई जो एक नियमितता बरती जाती है, वो न बरत के सब एक सारे काम उचंती मौखिक हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि असल चीज़ मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अवामी लेवल पे सोशल मीडिया में इतने रूमर फैल रहे हैं, और किसी को अगर सही जानकारी नहीं होगी तो जो गलत रूमर और फैलेंगे। तो वो जो आपके जो साथी और जो सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं हैं कि जो वित्तीय अनियमितता और जो प्रेसिडेंट को लेकर के नोटशीट वगैरह जो भी जो कायदे कानून हैं अपनाने चाहिए थे, वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं अपनाए, और कोई फॉर्मेलिटी न करके सब अपनी मनमर्जी से अनियमितता बरतते हुए काम किए। इसकी क्या सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। ये सब लोग हर काम में शरीक रहे, हर काम में जो है इन्वॉल्वमेंट रहा। और इस सोसाइटी की सबसे बड़ी ब्यूटीफुल बात यह है कि 1988 में पहली जो तनख्वाह दी थी वो चेक से दी गई थी स्टाफ को, और आज तक भी बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को छोटा सा वाउचर भी हो 100-200 रुपये का भी, तो वो भी बैंक के माध्यम से ही पेमेंट होता है। और इस सोसाइटी के अंदर जितना भी पैसा आता है और तकिया चांशा में जितना भी किराया आता है वो बैंक के माध्यम से आता है। इसलिए इस बात को, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। और ये बात मैं आज फिर कहता हूँ कि आज 35 साल बाद ये बात क्यों याद आ रही है? नूर मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, शौकत अंसारी साहब मेरे साथ थे, फजलुर रहमान साहब मेरे साथ थे, डॉक्टर रब्बानी साहब मेरे साथ थे, भाईजान साथ थे, इबादुल्लाह जी साथ थे। तो फिर जो है वो उसमें कहाँ से आ गए? अजीज़ साहब साथ थे। अजीज़ साहब से मेरा ये पूछना होता है हमेशा, जवाब क्यों नहीं देते हो आप, कि 6 महीने तक अतीक ने तो चेक भी साइन नहीं किए, वाउचर भी साइन नहीं किए। सारे वाउचर अजीज़ साहब ने साइन किए, सारे चेक पे साइन अजीज़ साहब के थे। आप उसका क्लेम क्यों नहीं लेते हो? जो सिर्फ मेरे से कह देना कि नोट शीट नहीं भरी गई। जहाँ मिलके जो काम होता था सामूहिक होता था। ठेकेदारी यहाँ पे सबने कहा था कि नहीं, चूँकि अमानी में काम अच्छा होता है, अपनी मर्ज़ी से काम होता है, अपने पैसे देते हैं, ठेकेदार लेत लेल करता है, अपना मुनाफा और बढ़ाता है। इसलिए हम इंटरनल सिस्टम में काम कभी ठेके पे नहीं कराएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यह काम की क्वालिटी ये खुद गवाही देगी कि कितने बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से काम हुआ, कितनी क्वालिटी से काम हुआ। 35 साल बाद ये बात आज क्यों याद आ रही है? अच्छा, एक जो अभी आपका रिसीवर अपॉइंट हुआ, तो उसमें एक चीज़ जो सुनने में आ रही है, आप ही के साथी कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि जो सोसाइटी के अंडर में जो स्कूल चल रही है पुराने कैंपस में, वो अलग है और यूनिवर्सिटी अलग है, यानी उस मुकदमे का रिसीवर का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है एक एक्ट से कायम हुई। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक्ट में लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर बॉडी यानी मारवाड़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सब कुछ देगी, उसके बाद में उसका कोई क्लेम नहीं रहेगा। वो सिर्फ 5 मेंबर नॉमिनेट कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा चेयरपर्सन की सिफारिश कर सकती है, उसको भी राज्य सरकार माने या नहीं माने। तो जब वो एक एक्ट के तहत एक अलग बॉडी है, और इस मुकदमे में कहीं भी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी ना तो पार्टी है ना उसका कोई नाम है, इसीलिए हमने वाज़े तौर पर जो है रिसीवर से कहा है कि आप जो है कोर्ट से लिखा के ले आओ, मैं आज आपको कब्जा दे दूंगा। नहीं, उसमें जैसे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की जो बनाने की एक्सरसाइज की, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, तो वो सारी जो एक्सरसाइज है वो तो आपकी जो मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी से हुई, और बताया जा रहा है कि उसका 2 करोड़ समथिंग जो भी अमाउंट वगैरह गवर्नमेंट में जमा कराया था, वो भी आपने उस सोसाइटी के बिहाफ पे उसी के अकाउंट से जमा कराया था। तो ये यूनिवर्सिटी फिर सोसाइटी से अलग कैसे हुई? बिल्कुल, आप जो है इसको इस तरह से लें कि यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं,
उस नॉर्म्स हैं और वो एक्ट में लिखा हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं, आप पैसे देंगे, आप बिल्डिंग देंगे, आप ज़मीन देंगे और सारी उसके नाम कराएंगे। उसके बाद में आपका सिर्फ इतना सा हिस्सा है उसके अंदर कि आपके यहाँ से 5 मेंबर चुन के आते रहें। अब जो कुछ भी है वो उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो 11 मेंबर होते हैं वो ही हैं, उन्हीं के ज़िम्मे हैं, वही सब कुछ है उसके इख्तियार में रखते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी में सोसाइटी का कोई अमल दखल नहीं है, ये एक्ट में लिखा हुआ है, एक्ट में पढ़ा जा सकता है। अच्छा, अपने तकिया चांद शाह मौलाना आज़ाद स्कूल जो पुराना 13 बीघा का कैंपस, ये जो 170 बीघा समथिंग कैंपस जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का, इन तमाम तर की आज की बाज़ार के हिसाब से कॉस्ट क्या होगी? और ये आप मेरे ख्याल में सारी वक्फ में भी है। मेरे ख्याल में हम इसकी कॉस्ट में क्यों जाएं? लोग कहते हैं कोई 2000 करोड़ कह देता है, कोई 1000 करोड़ कह देता है। अरे भाई कोई भी है तो मिल्लत की प्रॉपर्टी है ना, सब वक्फ में दर्ज है सब, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी वक्फ में दर्ज है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरे बुजुर्ग ही हैं जो उस वक्त मुझे मना करते थे कि यार वक्फ में क्यों करा रहा है, ये सब दरदसा करते हैं वक्फ बोर्ड वाले। मैंने हमेशा कहा कि वक्फ बोर्ड वालों से निपटना आसान है, लेकिन टाइटल अगर गड़बड़ हुआ, टाइटल अगर जो है अपनी मिल्लत का नहीं रहा, तो कल को कोई भी आकर के उसको ख़राब करेगा। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि हम उसे वक्फ में दर्ज कराएं, और ये मैंने काम करवाया। नहीं, अभी जैसे कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है, जिसमें रिसीवर अपॉइंट हुआ हाई कोर्ट में चल रहा है, तो जो भी आपके 5-7 साथी हैं उनको लेके, आपको लेकर के, तो इतने बड़े इदारों का कोर्ट कचहरी के जरिए फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें एक पैसा भी बहुत बड़े पैमाने पे खर्च हो रहा है। तो कहीं लग रहा है कि आपके साथियों से नुकसान हो रहा है। तो आपके तमाम तर साथी हैं, ये मेरे ख्याल में 70+ हो चुके हैं, तो ये 5-7 साथी आप लोग सब अगर इदारे से दूर हट जाएं और बस इस इदारे को फैलने फूलने का मौका दें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, इसमें जो है किसी को दूर हटने की कहाँ ज़रूरत हो गई। जो भी है वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं ये कई दफ़ा कहला चुका हूँ कि अपने जो पुराने साथी हैं अपने को बैठना चाहिए और अपने से बात करनी चाहिए। तो हम में से कुछ कहते हैं कि भाई अतीक के पास बैठते ही क्या होता है कि अतीक सारी चीज़ें जो बताता है उसके बाद में वो मामला सब ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा भाई मेरी बात जो भी होती है वो अक़ली है, लॉजिक है और फैक्चुअल है। इस वजह से किसी के पास सवाल नहीं। जैसे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपन जब जाए किसी चीज़ को मिलजुल के कर रहे हैं तो साथ आएँ और साथ दौड़ें, साथ काम करें। इससे ना मुझे पहले कभी इख्तिलाफ़ था, ना मुझे आज इख्तिलाफ़ है। और जहाँ तक मुकदमा करने का है कि अतीक साहब ने कह दिया था, तो भाई ना तो मैंने कहा, और फिर भी अगर मैंने कहा तो क्या मेरे कहने से आप जो है किसी कुएं गड्ढे में उतर जाएंगे क्या? ये किसने कहा कि जो है मैं दुश्मनी में इतना जाऊँ कि उसको ख़राब कर दूँ? और फिर भी वो बताऊँ आपको कि इस कोर्ट के फ़ैसले में कहीं भी नहीं है, ये फ़ैसला नहीं है। उन्होंने चुनाव के हारने के 6 महीने बाद में कोर्ट गए। उस कोर्ट में 1.25 साल तक वो मुकदमा सुनवाई पे रहा। उसके बाद में कोर्ट को पता नहीं क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, जिसकी हमने अपील कर रखी है। हम कोर्ट की जो है फैसले की जो है सर माथे है, वो फैसला भी नहीं है बल्कि वो एक स्टे ऑर्डर है। उस स्टे ऑर्डर में कोर्ट ने माना कि भाई चुनाव गलत हुए थे, अमेंडमेंट गलत हुए थे और यहाँ जो है गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसलिए जो है मतलब कि इसकी जांच करा ली जाए। तो मैं तो बड़े खुले दिल से कहता हूँ कि भाई ज़रूर जांच करवा लें आप, चूँकि यहाँ पर जो है सारा काम जो है बैंक के ज़रिए होता है, लेना देना कैश, और सारे का ऑडिट होते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न भरे जाते हैं, इनकम टैक्स के फैसले होते हैं, इसलिए कहाँ परेशानी है। अच्छा, ये जो इदारे आपने बताए हैं, सारे इदारे हैं, मैं भी बरसों से देख रहा हूँ। आप लोगों को राजस्थान में भी, राजस्थान से बाहर सब लोग जानते भी हैं, इस इदारे को भी जानते हैं और बड़ा अदब व एहतराम करते हैं। लोग खुश होते हैं कि जोधपुर वालों ने यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा इदारा भी बना लिया। लेकिन इन हालात की जो खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए जब दूसरे शहरों में दूसरे लोगों के पास पहुँचती हैं, तो क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि जो इतनी इज्जत और एहतराम जो अल्लाह ने दिया था इन इदारों के ज़रिए, आज लोगों में कितनी मायूसी हो रही है कि इन लोगों की तरफ देख के हम एक प्राइमरी स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे थे, हम 10th स्कूल, और आज उन्हीं लोगों के बीच में झगड़े फसाद हो रहे हैं। तो आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि वो लोग जो दूर बैठे सोच रहे हैं आपके बारे में, बरसों से सोच रहे थे, तो वो लोग क्या नर्वस नहीं होंगे आप लोगों को देख करके? क्या सोचेंगे? देखिए, इससे जो है जो चीज़ सीखने की और समझने की जो मिलेगी हमें, वो ये होगी कि सिस्टम को फॉलो करें। जब हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है, उसके लाइफ मेंबर हैं, उसके लाइफ मेंबर वोट देते हैं, वोट के ज़रिए इलेक्शन होता है, लोग चुने जाते हैं और उनका एक मैंडेट होता है 3 साल या 5 साल, उनको काम करने दिया जाता है। इसका तरीक़ा जब तक हम इसको नहीं कहें, जैसे हमारे यहाँ होता है
कि भाई जो है वो किसी राज्य सरकार की, जैसे पहले अशोक गहलोत साहब की मीटिंग जो है हुकूमत थी, अब जो है वो नए चीफ मिनिस्टर आ गए। इससे पहले वसुंधरा जी थी, उससे पहले अशोक गहलोत साहब थे। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान में होता है। तो हम ये चीज़ क्यों नहीं करते कि किसी सिस्टम को फॉलो करें, उसके मुताबिक चलें, ना कि ये कि जो है अब मैं हार गया इसलिए मैं मुकाबला कर रहा हूँ और मैं उसको जो है किसी तरह एकोमोडेट होने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी हार को पचा नहीं पाऊँ। इसका तरीका ये नहीं है, बल्कि इसका तरीका ये है, और आज भी मेरी तो ये दावत है कि मिलें, बैठें, मिल के काम करें। और हमें तो आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि हम जो बूढ़े हो रहते जा रहे हैं, सिर्फ मैं ही एक हूँ 77 ईयर, बाकी मेरे से तो सब जो है ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कहूँगा इन बुज़ुर्गों को कि आप जो है वो ज़्यादा दिल बड़ा रखें और इस बात को साथ लें। आप, मेरे को तो इसमें कोई एतराज़ ना कभी था ना भी है, सिस्टम को फॉलो करें, बस मेरा ही कहना है। 2 दिन का ये जो हमारा जो दौरा था जोधपुर का, और ख़ास तौर से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी से मुताल्लिक जो विवाद चल रहा है, उससे हमें तमाम फरीक से, दोनों तरफ के लोगों से हमने मिलने की कोशिश की। और ये जो कैंपस आपको दिख रहा है, ये ओल्ड कैंपस है। यही करीब 13 बीघा ज़मीन है जो भैरव सिंह शेखावत के टाइम में यहाँ मिली थी सोसाइटी को। और यहाँ एक बड़ा कैंपस जिसमें कई इदारे चल रहे हैं और फिर बाद में यूनिवर्सिटी खड़ी हुई। तो तमाम तरह जो बातें हैं वो इस एपिसोड में आपने देखी होंगी। हमने दोनों तरफ के तमाम फरीक से जो मिलने की कोशिश की और हालात जानने की कोशिश की कि रिसीवर अपॉइंट क्यों हुआ, मामला कोर्ट में क्यों गया और विवाद क्या है। तो दोनों तरफ से जो बातें सुनने को मिली, और जो जिन लोगों ने जो कोर्ट में गए और वर्तमान में जो जिन लोगों के अंडर में ये इदारे हैं, तो एक यूनिवर्सिटी है वो वहाँ अतीक साहब वाले ग्रुप के अंडर में, और एक जो दूसरे साथी हैं इनके, वो जो स्कूल के अंदर रिसीवर अपॉइंट करने के बाद जो यहाँ विराजमान है। इन तमाम से हमने जो मिलने की कोशिश की, तो यहाँ जो लोग थे उन लोगों ने जो ऐसे ऐसे जो चीज़ें बताई, ऐसे ऐसे आरोप लगाए, ऐसे ऐसे दस्तावेजात और ऐसी तमाम तरह बातें कि पूरी तरह से यहाँ वित्तीय अनियमितता है। यहाँ पर जो हर चीज़ हुई है वो नियमों के खिलाफ हुई है। ये ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बताई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड यहाँ किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। जबकि ये जो तमाम तर आरोप हैं ये कोर्ट की टेबल पे हैं, कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर भी हैं और सोशल मीडिया पर भी, और एक बड़े ही बेहुदा अंदाज में कई दिन से प्रसारित हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की। तो ऑफ रिकॉर्ड तो यहाँ के जिम्मेदारान ने तो ऐसी ऐसी बातें वित्तीय अनियमितता की बताई, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बताने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक अतीक साहब की जो उन सवालों पे, तो यहाँ जो इन्होंने सवाल रखे, उन सवालों का जवाब हमें जो अतीक साहब से लेने की कोशिश की, तो अतीक साहब ने जो सारे सवालों के जो जवाब दिए वो आप इस इंटरव्यू के अंदर शुरुआत में आपने सुने ही हैं। तो ये जो इदारा है, ये इदारा आज न सिर्फ जोधपुर के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। इन इदारों की एक पहचान है। लोग इन इदारों की तस्वीर और इनकी वीडियो देखते हैं तो खुश होते हैं और उम्मीद करते हैं कि जोधपुर के लोगों ने कैसे कैसे इदारे खड़े किए हैं, ऐसे इदारे हमारे यहाँ भी अपने अपने शहरों में कायम होने चाहिए। लेकिन उन लोगों की उम्मीदों पर कब पानी फिरता है, यहाँ के जिम्मेदार जो करीब 70-80 साल के हो गए हैं, कोई 90 साल के हो गए, वो तमाम तर जिम्मेदार जो 40-50 साल से इदारे को खड़ा किया था, आज बड़ी ही बेहूदगी के साथ लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, एक दूसरे पे ऐसे ऐसे बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं वित्तीय अनियमितता के। और सबसे बड़ी चीज़ें जो हमने जानने की कोशिश की, यहाँ तमाम तर जोधपुर के और अन्य जिम्मेदारान से भी हम मिले, तो लोगों ने जो ऑफ रिकॉर्ड बात बताई और लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज़ की, जहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी जो यहाँ से, ये जो ओल्ड कैंपस है जहाँ अभी हम खड़े हैं, तो यहाँ से जो यूनिवर्सिटी है वो करीब 10-11 किलोमीटर दूर है। तो यूनिवर्सिटी के आसपास की जो तमाम प्रॉपर्टियाँ हैं, जो ही यूनिवर्सिटी बनने लगी तो वो प्रॉपर्टियाँ आसमान छू गई, और वो जो प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ यहाँ ही इसी सोसाइटी यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान ने खरीद रखी हैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे। तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर के भी ये एक तरह का विवाद है। कहीं ना कहीं जो वित्तीय अनियमितता है वो भी इसका विवाद है। सबसे बड़ी चीज़ है तो जो एडवर्टाइजमेंट के नाम पे अखबारों और चैनल में जो विज्ञापन देने के नाम पे भी पूरी तरह से लग रहा है कि धांधली बरती गई है। पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि पैसा है बड़ी बेदर्दी से लुटाया गया है। और जो स्टाफ की तनख्वाहों को लेकर के भी बातें हैं कि जो पुराने कर्मचारियों को जो कम तनख्वाहें हैं, नए कर्मचारियों को ज़्यादा तनख्वाहें हैं, और हर चीज़ के अंदर जहाँ जो परचेजिंग हुई है उसके ऊपर भी बताया गया है कि इसके अंदर जो खरीदारी है उसमें पूरी तरह से अनियमितता बरती गई है। कुल मिलाकर के जो बातें जो दोनों तरफ से जो सुनी गई हैं वो एक नाक की लड़ाई, एक आपसी इंटरेस्ट की लड़ाई, पौधों की लड़ाई है, न कि
इदारों की लड़ाई है। इदारों के भले के लिए अगर बात होती तो उम्र के इस पड़ाव में जहाँ कोई 70 साल का हो गया है, कोई जिम्मेदार 80 साल का हो गया है, कोई 90 साल का हो गया है, कोई 90 से ऊपर का हो गया है, जिन्होंने 40-50 साल साथ में काम किया है, इन इदारों को खड़ा हुआ किया है, प्राइमरी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। और आज उम्र के इस पड़ाव में वो लोग जब आपस में लड़ रहे हैं और कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो उन चीजों के अंदर जो बुनियाद है वो सब सिर्फ ओहदों की भूख, आपसी जो इंटरेस्ट और जो प्रेसिडेंट को लेकर के इन तमाम जो इंटरेस्ट हैं वो खुद के इंटरेस्ट साबित कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये तमाम जायदाद हैं ये वक्त कोर्ट में दर्ज हैं और ये वक्त जायदाद हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई तकिया चांसा है, वो एक बड़ी वक्त जायदाद है। तो इसी सोसाइटी से जुड़ी हुई, इसी सोसाइटी ने उसको डेवलप किया है। वहाँ भी दुकानों को लेकर के, वहाँ किराएदारी को लेकर के भी बड़ी अनियमितता है कि कुछ दुकानें मामूली किराए पर हैं, कुछ दुकानें ज़्यादा किराए पर हैं और कुछ का काफ़ी किराया बाकी भी है। और वो जो सबसे बड़ी है कि यही जिम्मेदार, उन्हीं के रिश्तेदार बहुत सी दुकानों में किराएदार हैं, जो कुछ लोगों ने सबलेट भी कर रखी हैं, कुछ लोगों का किराया बाकी है, कुछ लोग मामूली किराए पर हैं। यानी तमाम तर जो मामले हैं वो तकिया चांसा जो वक्त जायदाद है, उसके जो शोरूम हैं, दुकानें हैं, उनकी किराएदारी को लेकर के भी, इस सोसाइटी में ओहदों को लेकर के भी और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के सामने जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं जो परचेज की गई हैं उनकी कीमतों को लेकर के भी, और यहाँ जो परचेजिंग हुई है, जो यूनिवर्सिटी बनने में, स्कूल में जो जितने भी सामान खरीदे गए हैं उनको लेकर के भी, अखबार और चैनलों में जो विज्ञापन दिए गए हैं, यानी उन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े विवाद हैं। और सारी चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, यहाँ खुली वित्तीय अनियमितता हुई है। जो जिम्मेदार हैं, जो 40-50 साल से काम कर रहे थे, वो ओहदा छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और वो जो एक साथ कंधे से कंधा मिला करके एक प्राइमरी स्कूल, 8वीं स्कूल को यूनिवर्सिटी बनाया, आज उम्र के इस पड़ाव में 80-90 साल में वो आपस में कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पे इन्होंने आरोप लगा रहे हैं। तो हमारी तमाम जो व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि अपने अपने जो इदारे हैं अपने इलाके में हैं वहाँ उनको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। और जोधपुर के लोग भी जो खास तौर से हमारा जो ये एपिसोड देखेंगे तो उन लोगों को भी ये चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि ये जो इदारे हैं ये बर्बाद नहीं हों और कुछ लोगों की जो नाक की लड़ाई या पर्सनल लड़ाई है उसको लेकर के ये इदारे बर्बाद नहीं हों। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर का विवाद क्या है और इसके अंदर नाक की लड़ाई में, आपसी इंटरेस्ट की लड़ाई में, प्रॉपर्टी की लड़ाई में, वित्तीय अनियमितता तो हर चीज़ जो बढ़ती गई है वो लड़ाई है, ओहदों की भूख की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं इन इदारों को तबाह बर्बाद नहीं करते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये इदारे हैं ये दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो कुछ लोगों की नाक की लड़ाई की वजह से जो 40-50 साल काम किया है वो आज इस कदर लड़ रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है, पूरी कम्युनिटी के लिए बड़ी शर्मनाक है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।